हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर। क्लास एट्थ का क्वेश्चन पेपर है ये, सोशल साइंस का। और यहाँ पे हम देखेंगे इसकी आंसर की डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन करेंगे हर पॉइंट को जहाँ पे भी पॉसिबल है, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बताएंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम की आंसर की हमने डाल दी थी ऑलरेडी, और बच्चे सॉरी इंग्लिश मीडियम की डाल दी थी, और बच्चे हिंदी मीडियम की भी मांग रहे थे। तो दोनों की एक्यूरेट आंसर की हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि अगर वीडियो ज़्यादा लंबा हुआ तो पार्ट टू में हम इसको ले जा सकते हैं। बहरहाल पहला पेज आपके सामने ये था स्क्रीन पे। अब हम चलते हैं पेज नंबर टू पे। पेज नंबर टू ये है आपकी स्क्रीन पे। पहला सवाल देखिए यहाँ पे, खंड खा के सवाल है, बहुविकल्पीय सब प्रश्न है ये सब के सब। क्लियर। प्रश्न संख्या एक कहता है, निम्नलिखित परिस्थिति में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो काम करने से अगर वो रोक रहा है, जाहिर सी बात है स्वतंत्रता के अधिकार का ही हनन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि उसे कहीं और जाकर किसी और राज्य में काम करने का अधिकार जो है वो नहीं मिला। ठीक है जी। तो ये ऑप्शन ए आपका यहाँ से राइट आंसर बन जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का यहाँ कोई लेना देना है नहीं, धर्म के किसी काम से उसको रोका नहीं गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार की भी बात यहाँ नहीं हो रही है, क्योंकि किसी ढंग का शोषण उसका नहीं हुआ। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार से भी यहाँ कोई लिंक किसी ढंग का नहीं है। इसके बाद हम फौरन जाएंगे, जब नेक्स्ट पेज पे इंग्लिश वर्जन देखेंगे, तो बने रहिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे निराश बिल्कुल ना हो। प्रश्न संख्या दो देखिए, इनमें से कौन सा कथन धर्मनिरपेक्षता से संबंधित नहीं है? तो राज्य अधिकृत रूप से किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में अगर बढ़ावा देता है, तो फिर ये धर्मनिरपेक्षता किसी ढंग की नहीं रही है। तो पहला ऑप्शन ही आपका आंसर बनेगा। ठीक है जी, इसके बाद चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये तालिका दी गई है, राजनीतिक दल है कोई PQRST, और उसके बाद निर्वाचित सांसदों की संख्या है। तो आप जानते हो कि अगर 543 टोटल निर्वाचित सदस्य हैं, 543, तो इसमें से हमें 272 सदस्य चाहिए। ये हमारी संसद की बेसिकली बात हो रही है। यहाँ पे 543 सदस्य ही निर्वाचित होते हैं। और यहाँ पे किसी पार्टी के पास अगर 272 का आंकड़ा होता है, सपोर्ट है, या उसके अपनी पार्टी के मेंबर जो है वो 272 है, तो फिर उसको प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है और वही सरकार बनाएगा। ठीक है जी, उसी की पार्टी सरकार बनाएगी। समझ गए। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है कि एक पार्टी के पास 280 सीट भी हैं। जाहिर सी बात है 280 या 272 से ज्यादा है, तो जो आर है वो यहाँ पे सरकार बनाएगी। आर पार्टी यहाँ सरकार बनाएगी। ऑप्शन सी आपका आंसर बने। देखिए प्रश्न संख्या चार क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध दीवानी अपराध शाखा के अंतर्गत आता है? तो दीवानी में, ये फौजदारी में क्या होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, सिर फोड़ना, समझे, और इस तरह की और जो एक्टिविटीज आती हैं, झगड़ा करना। तो दहेज भी इसी ढंग का झगड़े वाला बात हो गई, चोरी, हत्या, ये सब इसी टाइप की एक्टिविटी हो गई। लेकिन अगर पैसे का लेन देन होता है, जमीन का मामला है, तो ये हमारा दीवानी न्यायालय देखेगा, और हमारा आंसर हो जाएगा यही डी ऑप्शन। ठीक है जी। अब चलिए इंग्लिश मीडियम में आंसर देखिए। अगला प्रश्न देखिए, फंडामेंटल राइट की बात हो रही, इफ ए लीडर ऑफ स्टेट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम अदर स्टेट फ्रॉम वर्किंग इन देयर स्टेट। तो किसी स्टेट का लीडर वो काम नहीं करने दे रहा दूसरे स्टेट के लोगों को, तो इसका मतलब ये है राइट टू फ्रीडम जो है उसका वायलेट हो गया है। और ऑप्शन पहला आपका आंसर इस ढंग से हो जाएगा। प्रश्न संख्या दो देखिए, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सेकुलरिज्म से रिलेटेड नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टेट ऑफिशियली प्रमोट्स ए पर्टिकुलर रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। स्टेट रिलीजन के रूप में किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है स्टेट, इसका मतलब ये है कि वो राज्य फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, वो देश धर्मनिरपेक्ष देश नहीं है, राज्य को या देश को। नेक्स्ट देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे हैं। आर पॉलिटिकल पार्टी जो है ये सबसे ज्यादा सीट जीत करके आई है। 543 में से 280 सीट इसने जीती है, और 280 बड़ा नंबर है, ये 272 से ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 272 से ज्यादा है। हमें तो सिर्फ 272 सीट ही चाहिए। अगर 543 सीट टोटल है, 272 जिसके पास होंगी वो पार्टी सरकार बनाएगी। ठीक है जी। तो आर सरकार बनाएगी, आर पार्टी। अब देखिए प्रश्न संख्या पांच, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जनहित याचिका के संबंध में सही नहीं है?
तो हमने सबसे पहले यहाँ पर अंडरलाइन लगा कर लेना है इसको, नहीं को अंडरलाइन ये हाईलाइट कर लो आप, हाईलाइटर आपके पास हो अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो तो इसको हाईलाइट कर लो और उसके बाद ही आंसर करो। तो हमें पता है कि जनहित याचिका के बारे में ये जो स्टेटमेंट सी है ये सही नहीं है, इसी को पहचानना था और यही हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, क्योंकि जिसने कहा जनहित याचिका केवल न्यायालयों में, जिला अदालतों में दायर की जा सकती है, ऐसा नहीं है। ये हाई कोर्ट में दाखिल की जा सकती है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है और कहीं दाखिल नहीं की जा सकती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया गया? थोड़ा सा डिफेक्टिव सवाल है, से छूट गया है हम। ओके। ओके, तो अनुच्छेद 17 होता है, आर्टिकल 17। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 7 है, चावल की कृषि के लिए आवश्यक है, तो आप जानते हो मोस्टली आप कहना चाहिए गाँव से बिलोंग करते हो, तो ऐसे में आपको पता है कि चावल की जो खेती होती है हमारे यहाँ, चावल या राइस की खेती या धान की खेती, इसकी फसल लगाई जाती है तब जब खेतों में पानी भरा होता है ना। और ऐसा हमारे यहाँ तब होता है जब बारिश होती है, बरसात का मौसम होता है। ठीक है? और ये कब होता है? जून जुलाई में अक्सर ऐसा होता है। ठीक है जी, जो कि हमारे यहाँ मानसून की बारिश हो रही होती है उन दिनों, तो हमें क्या चाहिए? यहाँ पे उच्च तापमान होता है उन दिनों में, अधिक आर्द्रता होती है और अधिक वर्षा भी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आठवां प्रश्न कहता है सुमेलित युग्म की पहचान करिए, तो सुमेलित युग्म कौन सा है भाई, कौन सा मेल खा रहा है, आपको वो बताना है। तो यहाँ पे आप अगर देखें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है ये निजी क्षेत्र का उद्यम है, और सब जानते हो कि निजी क्षेत्र का लगभग सबसे बड़ी कंपनी। ठीक है जी, तो बहुत ज्यादा फेमस है, अंबानी ग्रुप की कंपनी है, तो आप अच्छे से समझ सकते हो इसी क्या वजह। नवा प्रश्न देखिए, किसी क्षेत्र का जनसंख्या संगठन क्या बताएगा? भाई जनसंख्या की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है जनसंख्या के बारे में ही कुछ बताएगा। जन का मतलब लोग, लोगों के बारे में कुछ बात होगी, तो यहाँ पे पुरुष और स्त्रियों की कितनी संख्या किस आयु वर्ग की है यही बताएगा, और कुछ क्यों बताएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है इसमें। देखिए प्रश्न संख्या 5, इंग्लिश वर्जन देख रहे हैं इस बार हम, हिंदी में हम आपको आंसर बता चुके हैं इस पेज पे जितने भी सवाल थे। तो पीआईएल से रिलेटेड में से कौन संबंधित नहीं है? पीआईएल कैन ओनली बी फाइल्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ऑप्शन सी आपका सही है। ये ऑप्शन आपका इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा। सिक्स कहता है थ्रू विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अनटचेबिलिटी हैज बीन एबोलिश्ड, तो आर्टिकल 17 है ये। तो सवाल आपका हाई टेम्परेचर है, हाई ह्यूमिडिटी एंड हैवी रेन है। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 8 कहता है आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे मैच हो रही है किसके साथ? प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री है ये। ठीक है जी। और जो कि अगर आप बात करोगे तो एक जॉइंट वेंचर था भारत सरकार और जापान की सुजुकी के साथ। अगला सवाल आपका पॉपुलेशन से संबंधित है, तो पॉपुलेशन की बात हो रही है तो मेल फीमेल की ही बात होनी चाहिए। बाकी ऑप्शंस को आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, हटा सकते थे अच्छे से पढ़कर, तो ये पॉलिटिकल कंडीशन से यहाँ कोई लिंक नहीं है किसी ढंग का भी, तो ये तो आपका कैंसिल हो ही जाना। इस ऑप्शन को कैंसिल कर सकते थे आप। जोग्राफिकल एरिया की बात हो रही है ये भी कैंसिल हो जाएगा, और क्रॉप डिवीजन की बात, क्रॉप ग्रोन की बात हो रही है तो इसका मतलब ये भी कैंसिल। तो बाकी तीनों ऑप्शन कैंसिल हो चुके थे, आपका पहला ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 10, उचित विकल्प की सहायता से नीचे दिए गए कथन में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब कौन बने थे? सिराजुद्दौला, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका आंसर बने। और 11वां प्रश्न देखिए, 19वीं सदी में विलय नीति की शुरुआत किसने की थी? तो ये हड़प नीति जो थी ये लॉर्ड डलहौजी की थी, ऑप्शन ए आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत में पोस्टल सर्विसेज जो आपकी डाकघर है उसका, उसकी शुरुआत का क्रेडिट भी लॉर्ड डलहौजी को जाता है। और 1853 में पहली बार भारतवर्ष में ट्रेन सेवा की शुरुआत भी मुंबई और पुणे के बीच में, सॉरी मुंबई और ठाणे के बीच में इसी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में हुई थी। 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे कुछ दिन पहले लॉर्ड डलहौजी गवर्नर पद से हट चुका था।
बात आती है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की, तो 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था शुरू, वो मेरठ से शुरू हुआ था। मेरठ से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन पहला आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सिपाहियों ने नई कारतूसों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था नई कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर बनेगा। ठीक है जी। तो अब देखिए प्रश्न संख्या 14। 19वीं सदी में प्राच्यवादी विचारधारा शिक्षा में भारतीय ज्ञान के समर्थक इनमें से कौन थे? तो विलियम जोन से। ऑप्शन ए आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन ए। और उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15। 1878 में पारित आर्म्स एक्ट के अनुसार भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका आंसर बनेगा। बी फॉर बॉम्बे। और आप इंग्लिश वर्जन भी देख लीजिए, 10वें का आपका आंसर होगा सिराजुद्दौला। ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। और उसके बाद 11वां कहता है हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन। तो पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन या हड़प नीति के लिए रिस्पॉन्सिबल था लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए आपका आंसर है। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं 12वीं की। वेयर डिड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बिगन। तो ये था मेरठ आपका। और यहाँ पे शुरुआत किसने की थी? मंगलवार ने। और 13वां सवाल देखिए, मई 1857 की बात हो रही है। सम सिपाहीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिफ्यूज टू प्रैक्टिस विद द न्यू कार्ट्रिज बिकॉज दे बिलीव दैट। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ था? उनका ये विश्वास था कि न्यू कार्ट्रिज आर ग्रेज्ड विद काउ एंड पिग फैट। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे आंसर है। ऑप्शन डी। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन 19th सेंचुरी सपोर्टर ऑफ ओरिएंट आइडियोलॉजी, ओरिएंटलिस्ट आइडियोलॉजी, मतलब इंडियन ओरिजिन इन एजुकेशन चाहते थे कौन? विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स आपका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे भी। ऑप्शन ए। ओके। और नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट है। द राइट ऑफ इंडियंस टू कीप वेपन्स फॉर वाज टेकन अवे। ये अधिकार छीन लिया गया भारतीयों से कि वो अपने पास हथियार रख सके। ऑप्शन बी इज राइट। यहाँ से शुरू होते हैं आपके खंड खा के प्रश्न। ये बहुत ही छोटे सवाल हैं, हालांकि इनको आपने कुछ ही शब्दों में आंसर करना है। तो आप चाहें तो वैसे तो हम इसका आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अभी भी, लेकिन ये बर्बल हो जाएगा। हम चाहते हैं कि इन क्वेश्चन का आंसर आपको लिख करके दिए जाए प्रॉपर, या ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से दिए जाए। तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। ठीक है, हम आपको इसका प्रॉपर आंसर लिख करके इस पर टाइप करा करके या लिख करके अवेलेबल करा देंगे। ठीक है जी। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 10। खंड यहाँ है, केवल केस आधारित प्रश्न है। ये काल्पनिक राज्य की विधानसभा के परिणाम के आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों का अध्ययन करके हमने कुछ उत्तर देने हैं। तो देखिए राजनीतिक दल दिए हुए हैं कुछ ये, और यहाँ पर हमसे पूछा गया है 10.1 नंबर सवाल कहता है, क्या कहता है ये सवाल? पूर्व तालिका अनुसार कौन सी पार्टी सत्ताधारी दल कहलाएगी? तो जिसके पास बहुमत होगा 68 अगर सदस्य हैं विधानसभा के अंदर, तो जाहिर सी बात है हमें कितने मेंबर चाहिए? 68 का आधा 34 प्लस चाहिए, यानी कि 35 अगर किसी के पास है सदस्य तो वो सरकार बना सकती है। इसका मतलब ये पार्टी जो है आपकी वो सरकार बनाएगी। ठीक है जी। उसके बाद 10.2 की बात कर लो आप, उपरोक्त तालिका अनुसार कौन सी पार्टी प्रमुख विरोधी दल कहलाएगी? प्रमुख विरोधी दल होगी ये इंसाफ पार्टी। कौन सी जी? इंसाफ पार्टी। इसके बाद 21 मेंबर है, इसके बाद बहुमत नहीं है, बहुमत से काफी पीछे है। उसके बाद देखिए तीसरा सवाल कहता है 10.3 मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार किया जाएगा? तो भाई विधायक दल जो है 44 विधायक ये मिलेंगे, बैठक करेंगे, अपना नेता चुनेंगे, उस नेता का नाम ये लेकर के जाएंगे गवर्नर महोदय के पास और अपना दावा पेश करेंगे। ठीक है जी। इनका नेता जाएगा इनके साथ, दावा पेश करेगा गवर्नर के सामने कि हमें सरकार बनाने का अवसर दो। तो फिर गवर्नर इनके प्रपोजल पर विचार करेंगे, इनके प्रस्ताव पे, और उसके बाद इनको शपथ ग्रहण के लिए बुला लेंगे। 11वां प्रश्न देखिए, ये इस गद्यांश पर आधारित है, तो इसको आपने अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ कहीं भी इकोनॉमी में होती है अर्थव्यवस्था के अंदर, उनकी बात हो रही है। प्राथमिक क्षेत्रीय क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं, ये 3 तरह की क्रियाएं होती हैं। तो पहला सवाल देखते हैं, चीनी बनाना किस प्रकार की आर्थिक प्रक्रिया है? तो ये द्वितीय टाइप की प्रक्रिया है, सेकेंडरी या द्वितीय। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे सेकेंडरी, और इसमें हम कहेंगे हिंदी में द्वितीय। हाँ, द्वितीय क्रिया। ओके।
द्वितीय क्रिया है, सेकेंडरी। इंग्लिश में क्या कहेंगे? सेकेंडरी। अब देखो इंग्लिश मीडियम वालों ये मत कहना कि हमें इंग्लिश में नहीं बताया। सेकेंडरी सेक्टर की है ये, सेक्टर कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का इसने इस्तेमाल किया, गन्ने का इस्तेमाल करेंगे ये और चीनी बनाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए 11.2 कहता है पशुपालन किस प्रकार की आर्थिक प्रक्रिया है। तो आप जानते हो प्राथमिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? प्राथमिक क्रियाएं होती हैं कृषि से जुड़ी हुई। कृषि या पशुपालन जो है ये आपका ही प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण है। यहाँ पे दिया हुआ देखिए, कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। ओके। प्राथमिक प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है, जैसे कृषि, मत्स्य और संग्रहण। ठीक है जी। तो आपको क्लियर हो गया ये कृषि जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है, पशुपालन या कृषि, ये प्राथमिक है। प्राथमिक। उसके बाद चलते हैं 11.3 पे। तृतीय क्रियाएं किस प्रकार की प्राथमिक और द्वितीय किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहयोग प्रदान करती हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण हैं। यानी कि सीधे तौर पर आप कह सकते हो जहाँ पे नौकरी होगी वहां पे तृतीय क्षेत्र की बात। ये आपका सेक्शन बी है इंग्लिश वर्जन। तो यहाँ पे हम आपको बता चुके हैं कि इन सवालों का आंसर हम आपको लिख करके हर एक सवाल दिए हैं, चाहे वो ऑप्शन वाला सवाल इस तरह का कोई ही क्यों ना हो, एक्स्ट्रा वाला, सबके आंसर हम आपको लिख करके अवेलेबल करा देंगे, क्योंकि ये सब लिखने वाले सवाल हैं। इनके आंसर कई कई शब्दों में लिखने आते हैं। और ये 10 नंबर सवाल वो आपको काफी डिटेल में बता चुके हैं, और आई थिंक आपको कुछ बताने की जरूरत है नहीं। बट फिर भी आपको लगता है कमेंट करके बताइए। अगर लगता है जरूरत है तो बिल्कुल आप बताएंगे, तभी हमें पता चलेगा कि कहाँ पे आपको दिक्कत महसूस हो रही है और हमें कहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। तो इन सबके हमने डिटेल में काफी हद तक आंसर दे दिए हैं, फिर भी आपको प्योर इंग्लिश में लिखा हुआ चाहिए तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए। देखिए प्रश्न संख्या 12, यहाँ पे भी आपको ध्यान दिया गया है, इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपने देने एक एक नंबर के 2 सवाल, और दूसरा तीसरा सवाल जो है वो 2 नंबर का है। पर्यावरण पर आधारित है ये। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था, उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनका आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। समय के साथ साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग, उसमें परिवर्तन के कई तौर तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, जनता से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार प्रारंभ हुआ और वाणिज्य का भी विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार और सहज और द्रुत हो गया। अब पहला सवाल कहता है मानव अपने पर्यावरण में में क्यों परिवर्तन क्यों करता है? भाई जब उसकी जरूरतें बढ़ जाती हैं तो वो परिवर्तन कर लेता है, जरूरत के अकॉर्डिंग वो परिवर्तन करता है। इसका प्रॉपर आंसर अगर आप देखना चाहते हैं तो आप चलिए थर्ड लाइन पे चलेंगे। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग, उसमें परिवर्तन के कई तरीके सीख लिए। तो उसकी आवश्यकता बढ़ गई इसलिए उसने सीख ली। ओके जी। उसके बाद देखिए मानव ने पर्यावरण को किस प्रकार उपयोग किया। मानव ने अपने पर्यावरण का उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार किया। शुरू में उसे ज्यादा पर्यावरण की को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उसका लालच बढ़ता गया, जैसे जैसे उसने विकास किया, उसी हिसाब से उसने पर्यावरण का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया प्राकृतिक संसाधनों का, ऐसा भी आप कह सकते हो। और 12.3 देखिए, मानव द्वारा आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने से उसके जीवन में क्या परिवर्तन हुए। का आंसर आपको मिलेगा यहाँ पे देखिए, आवश्यक से अधिक अन्न उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का इससे विकास हुआ, क्योंकि जब हमारे पास अनाज ज्यादा हो गया तो हमारा सामान अनाज देकर खरीदने लगे। फिर व्यापार प्रारंभ हो गया, फिर वाणिज्य का भी विकास हुआ। देखिए पैराग्राफ बेस्ड सवाल जो होते हैं बिल्कुल फ्री के नंबर होते हैं, इन्हें 2-3 बार पढ़ने की आवश्यकता होती है और आंसर अपने आप आ जाता है। कोई बहुत ज्यादा इसमें याद करने की जरूरत आपको नहीं होती, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत जरूर होती है। यहाँ पे देखिए 7वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य के सामने तरह तरह के संकट खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगजेब ने दक्कन में 1689 में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। पहला प्रश्न देखिए, 7वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य के सामने किस प्रकार के संकट थे? कोई एक बताना है। तो आपको यहाँ कहा गया है कि औरंगजेब के उत्तराधिकारी हुए शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्य कुशलता समाप्त होने लगी। सॉरी, थोड़ा सा ऊपर जाइए, यहाँ पे दिया था ये। औरंगजेब ने दक्कन में 1689 में 1679 में सॉरी लंबे लड़ाई ली, तो यहाँ पे क्या हुआ, राजकोष खाली हो गया। इससे साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया हो।
और नतीजतन उस पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। आपने कोई एक प्रॉब्लम बतानी थी, तो ये प्रॉब्लम ये भी बहुत बड़ी होगी। इसका दूसरा प्रश्न देखिए, मनसबदारों को नियंत्रित करना क्यों कठिन हो गया? तो यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को खत्म करना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। क्यों कठिन हो गया? क्योंकि प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी। और इसका अंतिम प्रश्न 13.3, राजस्व की मात्रा में कमी क्यों आई? इसका आंसर भी देखिए यहाँ पे दिया है, सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन, दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक, आर्थिक एवं सैन्य शक्तियां मिल गईं। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांत पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, अब वो केंद्र को कुछ देते ही नहीं थे। तो ऐसे ये इंग्लिश वर्जन है इसी पेज का, संख्या 12 और 13 का। तो आप इसे गौर से देख लो, वीडियो को पॉज करने की जरूरत है तो पॉज कर लो। अगर आप क्वेश्चन नोट करना है या पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि क्लैरिटी आपको पूरी मिले हर एक पॉइंट की, और अकॉर्डिंगली आप यहीं से छांट करके इसके आंसर दे सकते हैं। देखिए, मानचित्र पर आधारित प्रश्न बेहद आसान प्रश्न है, और यहाँ पे आपको 5 नंबर से देखिए, अहमदाबाद कहाँ पे है बच्चों? तो गुजरात में है। आपको फटाफट ये इसको अभी हम मैप में दिखा देंगे। हाँ, गुजरात में है ये सारा, लिखना आप नोट कर सकते हो, गुजरात हमारा एक राज्य है गुजरात। उसके बाद जलियांवाला बाग कहाँ पे है? अमृतसर में है। ये कहाँ पे है जी? अमृतसर, पंजाब में। ठीक है। उसके बाद चंपारण, आपको पता है ये गांधी जी का पहला आंदोलन था, तो ये बिहार में है। ओके, उसके बाद लखनऊ, आपको पता है उत्तर प्रदेश की राजधानी है। अभी दिखाएंगे सबको मैप में, आपको दिल्ली आपको पता है ये देश की राजधानी है। तो फिर बचा क्या बच्चों? 5 थे, 5 के 5 तो आ गए। एक और है झांसी। तो भाई झांसी ये यूपी में पड़ता है, यूपी का सबसे ज्यादा क्या कहना चाहिए, दक्षिण जिला है, दक्षिणी जिला, आई थिंक दक्षिणी है, मुझे व्यक्त अभी याद नहीं आ रहा, बट दक्षिणी या उसके आसपास है, मुझे लगता है दक्षिणी है। चलो देखते हैं मैप में अभी, और क्लैरिटी आ जाएगी। वही देखो, सबसे पहले हमने दिखाना था क्या, अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कहाँ पे है? अहमदाबाद यहाँ पे कहीं पे है, गुजरात में, है ना, इसके आसपास में कहीं गुजरात में है अहमदाबाद। उसके बाद बात करते हैं जलियांवाला बाग, तो अमृतसर में है। अमृतसर कहाँ पे है? पंजाब में है। तो पंजाब कहाँ पे है भाई? पंजाब यहाँ पे है। ठीक है, ये हो गया पंजाब आपका। उसके बाद चंपारण कहाँ पे है बच्चों? तो चंपारण हमारा बिहार में। अब देखो बिहार कहाँ है? ये अपना बिहार आ गया। ठीक है, तो यहाँ कहीं चंपारण है हमारा। ओके, बिहार का मैप और थोड़ा देखोगे तो इसका सही लोकेशन पता चल जाएगा। उसके बाद लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश कहाँ पे है? ये रहा अपना प्यारा उत्तर प्रदेश, और अपना प्यारा उत्तर प्रदेश लखनऊ यहाँ पे है, गोमती नदी के किनारे है लखनऊ, कैपिटल है इसकी। उसके बाद दिल्ली, तो आपको पता ही है दिल्ली आपकी ये मैच करी गई है, आगे दिल्ली। उसके बाद आता है झांसी। तो झांसी कहाँ पे है? झांसी यहाँ पे देखो, ये जो एरिया है ना, ये लटका हुआ है, हमने कहा था कि सबसे दक्षिणी जिला है ये उत्तर प्रदेश का, तो ये आ गया आपका झांसी। ठीक है जी? अब हमारे जो प्यारे बच्चे हैं, खासतौर पे वो बच्चे जो देख नहीं पाते, तो उनके लिए भी हम देखते हैं कि क्या है उनके लिए प्रश्न, और उसका आंसर हम कितने अच्छे से दे सकते हैं, कि उनके लिए तो कुछ खास करने का मन करता ही है। देखिए यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि अहमदाबाद किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है? तो हमने अभी बताया गुजरात में है ये। उसके बाद जलियांवाला बाग किस राज्य केंद्र शासित क्षेत्र में स्थित है? अमृतसर में, पंजाब में है ये। चंपारण आपका बिहार में है। लखनऊ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने किया था। बहादुर शाह जफर ने। जो बादशाह बहादुर शाह जफर थे, उनके जितने भी पुत्र अंग्रेजों के हाथ आए, उन सबके सर काट करके अंग्रेजों ने बादशाह के सामने पेश कर दिए थे। आई थिंक ये इतिहास की सबसे बुरी घटनाओं में से, सबसे ज्यादा दर्दनाक घटनाओं में से एक है ये। 1857 में जब क्रांति हुई थी, तो उसका नेतृत्व करने के लिए बहादुर शाह जफर को ये सजा दी गई थी। 1857 में देखिए, विद्रोह का नेतृत्व झांसी में किसने किया था? तो लक्ष्मीबाई ने। किसने? लक्ष्मीबाई। ठीक है जी? तो ये था आपका पूरा क्वेश्चन पेपर, जो हमने आपके सामने सॉल्व कर दिया है। आई थिंक इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता सॉल्व करने का। जो कुछ प्रश्न बचे हैं उनके हम डिटेल में आंसर आपको जल्दी जल्दी बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।